नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनीज के अपडेट्स ही नहीं है, कुछ ऐसे हिडन पॉइंट्स भी मैं शेयर करूँगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा कंपनी में आगे बढ़ने के लिए और आगे जर्नी करने के लिए। तो उनमें से सबसे पहले जो कंपनी है जिसका नाम है ईपीएल, और ईपीएल के बारे में चर्चा करूँ तो ईपीएल इंडिया की नंबर 1 कंपनी था एक टाइम, क्योंकि इस टाइम का जो कंपनी का जो मार्केट कैप था सबसे ज़्यादा था। और आज ईपीएल नंबर 1 नहीं है, आज पीआई इंडस्ट्रीज नंबर 1 है इस सेक्टर का। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे पीआई इंडस्ट्रीज नंबर 1 है, क्योंकि उसका मार्केट कैप 64,000 करोड़ के आसपास है और ईपीएल का 40,000 करोड़ के आसपास है। अगर किसी को बोला जाए कि दोनों में बेस्ट कंपनी कौन सा है, ऑब्वियसली फिगर आउट के बारे में बात करूँ, फिलहाल के लिए सिचुएशन के बारे में बात करूँ, पीआई इंडस्ट्रीज बहुत शानदार है। तो क्या ईपीएल खराब है? बिल्कुल नहीं। ईपीएल का प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ आपको शायद कम कम देखने को मिले। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न भी है। उसमें से एक रीज़न आपको मैं बता देता हूँ। अब अगर मैं मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन के ऊपर 19%, एल्यूमीनियम फॉस्फेट के ऊपर 25% और क्रॉप प्रोटेक्शन ग्लोबली मार्केट में 8% एंड क्रॉप प्रोटेक्शन लैटिन अमेरिका में मतलब लैटिन अमेरिका में कितना 9.70%। तो बेसिकली जो ग्लोबली मार्केट में जो कंपनी के प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है उस प्रोडक्ट का डिमांड आज बहुत कम है। डिमांड कम होने के पीछे एक रीज़न भी है, क्योंकि चाइना ने क्या किया, जो केमिकल प्रोडक्ट है, जितने सारे केमिकल प्रोडक्ट है, उस केमिकल प्रोडक्ट को बाहर की कंट्रीज में जैसे यूरोप है, अमेरिका है, तो अलग अलग जगह पे क्या कर रहा है, प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहा है कम दामों में, मतलब सस्ते प्राइस में। मान के चलिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इंडिया में जो प्रोडक्ट बाहर में एक्सपोर्ट किया जाता था, मान के चलिए उसका 100 रुपीज़ था। चाइना क्या कर रहा है, यहाँ पे 95 में बेच रहा है। तो सोचिए, एक ही प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट अगर सस्ते में मिले तो आप कौन सा खरीदारी करेंगे? ऑब्वियसली 95 में। तो आज इंडिया में क्या है, चाइना का प्रोडक्ट जब भी मार्केट में आप जाते हैं तो कोई भी चाइना का प्रोडक्ट देखते हैं तो वो बहुत अट्रैक्टिव होता है, उसके साथ प्राइस भी बहुत कम होते हैं, तो इसलिए उस प्रोडक्ट को हम लोग खरीदते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस सारे कारण की वजह से यूपीएल के ऊपर प्रेशर है, नहीं तो यूपीएल बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। क्यों ज़बरदस्त है, मैं एक बार आपको एक झलक भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर 2014 के डेटा देखो, देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी क्या हो रहा था, कंटिन्यूअसली हर साल कंपनी का सेल्स बढ़ते चले जा रहे थे, वो भी कब तक, 2023 तक। तो जो जर्नी खराब हुआ होना स्टार्ट हो गया वो कब है, 2023 से, 2023 से 2024 तक। मतलब ये जो जर्नी है इतने दिनों से, क्या कभी भी आपको कोई भी सालों में ऐसा लगा कि हाँ कंपनी का सेल्स खराब है? चलो और भी कुछ दिखा देता हूँ। कंपनी का प्रॉफिट देख लीजिए, 950 से लेकर कंटिन्यूअसली कंपनी का प्रॉफिट एक रेंज पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। 2024 से ही कंपनी लॉसेस करना स्टार्ट कर दिया। तो कहने का मतलब है कि कंपनी के जो डिमांड था वो डिमांड थोड़ा सा घट चुके हैं। डिमांड घटने के कारण कंपनी का सेल कम हुआ। अभी सेल कम होने के कारण कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम होता देखने को मिला है। तो बेसिकली यही ये मेन रीज़न है। अगर इस रीज़न जब हट जाएंगे तो फिर से कंपनी रिकवरी कर जाएगा, क्योंकि ईपीएल कोई बेकार कंपनी नहीं है। ईपीएल एक शानदार और ज़बरदस्त कंपनी है। क्योंकि एक दो बार कंपनी लॉस कर रहा है इसका मतलब कंपनी बेकार हो गया, ऐसे बोलना गलत नहीं, गलत होगा। तो मेरे ये व्यू है, आपका अलग व्यू हो सकते हैं। आप आपका क्या व्यू है, आपका क्या अपडेट है, वो मुझे जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, कंपनी देखिए लगातार एक बिग फॉल देखने को मिला। बिग फॉल का मतलब क्या है, अगर मैं इसका टोटल टॉप लेवल से अगर ग्राउंड लेवल तक देखूँ, टॉप लेवल से अगर ग्राउंड लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट इस कंपनी के ऊपर जो करेक्शन है वो 500 रुपीज़ के आसपास है, 550 रुपीज़ के आसपास हो चुके हैं। और कहाँ से 550 रुपीज़ आ चुके हैं, 900 से। ओवरऑल 36 to 37% के आसपास करेक्शन हो चुके हैं। तो ऐसी हालत आज नहीं हुआ। कोविड को मैं छोड़ ही देता हूँ, कोविड के सिचुएशन को मैं छोड़ ही दूँ, तो उससे पहले भी इस तरीके से हालत हुआ था। क्या उसको रिकवरी नहीं किया? तो पहले हालत जो हुआ था 2017 में कितना गिरा था? ऑलमोस्ट 40%। उससे भी पहले देखिए, उससे पहले 2015 में क्या हुआ? 2015 में भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 35% क्रैश हुआ था। तो इस तरीके से प्रीवियस बहुत बार हुआ। क्या कंपनी रुक के रहे? बिल्कुल नहीं। तो कंपनी एक जर्नी करने के लिए हमेशा तैयार है। तो इस तरीके से छोटा-मोटा करेक्शन जब हो रहा है तो वो आपको एक अपॉर्च्युनिटी दे रहा है। क्योंकि वॉरेन बफेट जी ने वही बात कहा कि कंपनी अगर अच्छा है, कंपनी का मैनेजमेंट अगर अच्छा है, तो फिर से वो उस कंपनी को खड़ा कर पाएँगे। और आपको वही अपॉर्च्युनिटी ढूँढना है जब कंपनी का प्राइस सस्ते में हो। तो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कशन किया हूँ।
आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर कमेंट्स करना। हाँ, एज़ अ स्विंग बेसिस में मेरा कोई भी ट्रेड नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा कोई पैटर्न्स बेसिस में ट्रेड लेता हूँ। तो अभी तक मुझे कोई फ्रेश पैटर्न्स देखने को नहीं मिला। अगर यहाँ पे एक पैटर्न्स बने, यहाँ पे कोई रेंज बने तो मैं कुछ डिसीजन लेने वाला हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एसआरएफ। एसआरएफ बेसिकली इंडिया के नंबर 1 केमिकल कंपनी है। अभी आप कहेंगे सर नंबर 1 तो पिडिलाइट दिख रहा है, तो आप केमिकल इंडस्ट्रीज में एसआरएफ को नंबर 1 क्यों बता रहा है? देखिए पिडिलाइट का जो प्रोडक्ट है, आप सभी जानते हैं पिडिलाइट अधिसब जैसे प्रोडक्ट को मतलब बेचते हैं और तैयार करते हैं, और एसआरएफ प्योरली केमिकल्स प्रोडक्ट को बेचते हैं। और एसआरएफ एक ऐसा कंपनी है जो सबसे हाईएस्ट रिटर्न एसआरएफ जनरेट करके दिया। अभी एसआरएफ के ऊपर मैं हमेशा पॉजिटिव इसीलिए रहता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ सब कुछ वीक लगा। इस वीक के बेसिस में ये नहीं कहूँगा कि कंपनी बेकार है, इस वीक के बेसिस में एक बात कहूँगा कि अच्छे कंपनी तब गिरते हैं जब पूरा के पूरा सेक्टर में खराबी आते हैं। तो पूरा सेक्टर अगर खराबी है तो सब कुछ तो गिरेगा ना। जैसे 2018 में ऑटो सेक्टर में खराबी आया, खराबी मतलब स्लो डाउन आया, सेल्स कम हो गया, ज़्यादा गाड़ी बेचा नहीं जा रहा है, प्रॉफिट मार्जिन कम होगा हो चुके थे। तो 2018 के बाद बिग क्रैश देखने को मिला ऑटो सेक्टर में। तो क्या मारुति जैसे कंपनी का गिरावट नहीं हुआ? क्या टाटा जैसे कंपनी के ऊपर गिरावट नहीं हुआ? क्या महिंद्रा नहीं गिरे थे? हर ऑटो सेक्टर में हर कंपनी गिरे थे। हाँ, कुछ कंपनी छोटा-खाटा मतलब छोटा-मोटा करेक्शन हुआ था, कुछ कंपनी बिग क्रैश दिखा था। तो सारे कंपनीज़ फिर से देख लीजिएगा, रिकवरी कर चुके हैं। एक-एक करके ऑटो इंडस्ट्रीज़ को देख लेना, सारे कंपनीज़ को, वो जितना गिरे थे उससे भी कई गुना ज़्यादा वो जंप कर चुके हैं। हाँ, सिर्फ अभी फिलहाल के लिए अशोक लेलैंड धीरे-धीरे करके जर्नी कर रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि सेक्टर अगर खराब है तो उसमें कंपनी को दोष देना बेकार होगा। तो ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर मैं ज़्यादा ट्रस्ट इसीलिए करता हूँ क्योंकि मुझे इस कंपनी का 2 पॉइंट्स बेस्ट लगा। क्योंकि देखिए अगर कंपनी खराब होता तो इंस्टीट्यूशन कब का माल बेचकर भाग जाता। पहले भी 19% था, आज भी अराउंड 19% के आसपास है। उसी तरीके से डीएस के पास 8% था, आज 16% के आसपास है। पब्लिक के पास 20% था, आज कितना है 14%। पब्लिक यही गलती करते हैं। तो जब शेयर में बिग फॉल देखने को मिलता है, उसको लगता है कि कंपनी बेकार हो चुके हैं तो माल बेचकर भाग जाऊं, और उसी का फायदा इंस्टीट्यूशन उठा लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हमेशा सस्ते में माल खरीदना है और हाई प्राइस में माल को बेचना है। तो मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस स्ट्रैटेजीज को सीखिए, आप चीज़ों को पहले समझिए, उसके बाद काम करिए। देखिए जिन जिन व्यक्ति का मार्केट में बहुत दिनों से एक्सपीरियंस है, वो आपके हिसाब से मतलब अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके हिसाब से काम करें। जो बिगिनर है, जो फर्स्ट टाइम मार्केट में आया है, अभी उसको पता नहीं है करना क्या है, तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप पहले सारी चीज़ों को सीख कर काम करिए। ऐसे नहीं कि आप पूरा मेहनत का पैसा आप किसी भी जगह पे लगा देंगे, तो लॉस हो जाएगा, उसके बाद मार्केट को गाली देकर, गैम्बलिंग कह के आप भाग जाएँगे। तो इसमें होगा क्या, खुद का तो ग्रोथ नहीं होगा, दूसरे व्यक्ति भी नहीं आएँगे, और इंडियन जो इकोनॉमिकली ग्रोथ है वो तो रुक जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो सबसे ज़्यादा टैक्सेस स्टॉक मार्केट से ही निकलने का फैसला ले चुके हैं, क्योंकि सारे जगह पे टैक्स लगा चुके हैं। तो उस हिसाब से तो देश का ग्रोथ तो यहाँ से ही होगा। देश का ग्रोथ होगा क्या नहीं होगा वो तो बाद में पता चलेगा। अभी टैक्स देने से फुर्सत तो मिले, उसके बाद बताऊंगा। तो बेसिकली एसआरएफ के ऊपर जो अपडेट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कि जेफरीज ने इस कंपनी के ऊपर एक डाउन ट्रेड दिया, मतलब यहाँ पे डाउनग्रेड दिया है। तो जेफरीज ने जब भी कोई बात कहा उस बातों में दम होता है। ठीक है, मैं पॉलीकैब के ऊपर भी 2 बार इसके बाद चर्चा किया। साथ ही साथ जेफरीज ने और भी बहुत सारे कंपनीज के बारे में टारगेट दिया, उस तरीके से ही टारगेट का अचीव हुआ। जेफरीज ने क्या किया, उन्होंने इसका डाउनग्रेड किया कि 2070 तक आने का चांसेस है। तो अभी एसआरएफ का प्राइस कहाँ पे चल रहा है, अभी एसआरएफ का चल रहा है 2500। तो 2000 सॉरी 2070 तक का मतलब क्या है, 2070 तक का मतलब है कुछ इस तरीके से, ये जो लो लेवल हुआ था ना, इस लेवल तक आने का चांसेस है। और मुझे भी लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे काफ़ी ध्यान पैटर्न करके ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद रिटेस्ट किया और नीचे आया, उसके बाद फिर से ब्रेक करने का कोशिश किया। अभी देखिए मुझे दो तरीके से सिनेरियो चाहिए, एक इस हाई लेवल को अगर ब्रेक करे तो एक बड़ा धमाका हो सकता है, अगर इस लो साइड में कंटिन्यू करे तो एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। तो देखिए मैं तो पहले ही इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव था, आज भी पॉजिटिव हूँ। आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है वेदांता लिमिटेड। बेसिकली वेदांता के ऊपर हर किसी का फोकस है, क्योंकि वेदांता एक टाइम जिस तरीके से डिविडेंड पेश किया था वो हर किसी को चौंकाने वाला था। क्योंकि इसके पीछे रीज़न भी है, क्योंकि प्रोमोटर ने कुछ अलग जैसा खेल खेला। क्योंकि इसके इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, आज इन्वेस्टर के पास स्टेक कम है, मगर एक टाइम इन्वेस्टर ने बहुत ज़्यादा स्टेक उठा लिया था। क्यों उठा लिया था, क्योंकि कंपनी के ऊपर ज़्यादा डिविडेंड देना था, और डिविडेंड के पैसे क्यों
पैसे को पूरा का पूरा खुद के जेब में भरने का फैसला लिया था। इसके ऊपर मैंने डिटेल्स वीडियो बना के दिया था। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, आप वेदांता सर्च करिए और वेदांता के ऊपर जो स्कैम था उस स्कैम के बारे में आपको पता चलेगा। एक्चुअली वो स्कैम है। ऑफिशियली देखा जाए तो वो स्कैम नहीं बताया गया। तो कंपनी मैनेजमेंट ने जिस तरीके से गेम खेला वो गेम को आप देख सकते हैं। यहाँ पे नया कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो अभी देखिए कंपनी का हालत धीरे धीरे करके ठीक होता देखने को मिले, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि वेदांता सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट के ऊपर भी काम करने वाला है। तो सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट के ऊपर वेदांता काम करेंगे तो ऑब्वियसली इस सेगमेंट में अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस है। तो वेदांता के ऊपर जब लगातार जर्नी हो रहा है तो उसके बाद मैं बता दूं तो वेदांता के जो अपडेट है एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ अपडेट के बारे में और भी आपको अच्छी तरीके से चर्चा में कर पाऊंगा। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है वहाँ पे देखेंगे कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कर्जा है। लगातार वो कर्जा लेते चले जा रहा है और उस कर्जा मिटाने के का कंपनी के हाथ में सही में पैसा है? बिल्कुल है। क्योंकि इंडिया में जो हाईएस्ट माइनिंग कंपनी है, सबसे ज़्यादा माइनिंग करते हैं, उसका नाम कौन-सा है? उसका नाम है कोल इंडिया। उसके बाद प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में सबसे हाईएस्ट कंपनी कौन है? वेदांता। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर आपको फ़ोकस होना चाहिए। बाकी इसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से एक तो कप बनने जा रहा है। इसको बनने के बाद अगर शोल्डर बने और कप के बाद हैंडल बने तो मैं कुछ ऑब्वियसली एक पोजीशन लेने के लिए कोशिश करूँगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए मेरा कोई पोजीशन नहीं है। जब तक कोई ढंग का कोई टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बने तब तक मैं इंतज़ार करूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है टाटा एल्क्सी लिमिटेड। बेसिकली 43,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और टाटा एल्क्सी के बारे में एक चीज़ बता दूं, टाटा एल्क्सी इंडिया के एक ऐसे कंपनी है जो जो सेगमेंट में कंपनी काम कर रहा है वो सेगमेंट का ग्रोथ आज जितना है फ्यूचर में और भी कई गुना बढ़ने वाला है। क्योंकि टाटा एल्क्सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, साथ ही साथ मशीन लर्निंग, हेल्थ केयर, मीडिया, कम्युनिकेशन, ऑटोमोटिव्स, ये सारे कंपनी टेक्नोलॉजी के बेसिस के ऊपर काम कर रहा है। तो मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। पहले 1:1 का एक बार बोनस दिया था, फिर से 1:1 का फिर से एक बार बोनस इशू करने जा रहा है। तो इसका फाइनली जो डेट है वो अभी तक मेंशन नहीं किया गया, तो इसलिए मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाए। तो जब मेंशन किया जाएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये था आज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।